मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम आप लोगों से मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी वंश के विषय पर चर्चा करेंगे। खिलजी वंश 13वीं सदी के मध्य में तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रारंभिक विस्तार करने की लहर के शांत हो जाने के बाद सुल्तानों का मुख्य उद्देश्य सल्तनत को दृढ़ता प्रदान करना था। अतः खिलजी वंश की स्थापना तक सल्तनत की प्रारंभिक सीमाओं को कोई विशेष वृद्धि नहीं कर पाया था। 13वीं सदी के अंत में तुर्की शासन को खिलजी वंश द्वारा हस्तगत कर लिया गया। किसको? तुर्की का जो शासन था उसको खिलजी वंश अपने अंदर, अपने अधीन कर लिया। इस समय क्षेत्रीय प्रसार एक राजनीतिक आवश्यकता थी। पड़ोसी राज्य शक्तिशाली हो गए थे और उसके द्वारा किया गया कोई भी संगठित प्रयास एक राजनीतिक आवश्यकता थी। पड़ोसी राज्य शक्तिशाली हो गए थे और उनके द्वारा जो संगठित प्रयास था दिल्ली सल्तनत के लिए एक संकट उत्पन्न कर सकता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जहां एक और इन हमलों का कारण क्षेत्रीय प्रसार था, वहीं वह धन एकत्रित करने के लिए और भी बड़ा 14वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ इन दो कारणों ने क्षेत्रीय विस्तार को बहुत अधिक गति प्रदान की। खिलजी शासकों की सरल विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि जातीय निरंकुशता और अधिक समय तक राज नहीं कर सकती थे। खिलजी सर्वसाधारण वर्ग के थे। इसके अतिरिक्त खिलजी वंश के शासक तुर्क थे, परंतु इनकी शासन व्यवस्था पिछले इल्बरी तुर्कों की शासन की व्यवस्था से अलग थी, भिन्न थी। इन्होंने भारतीय मुसलमानों को बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की। खिलजियों का विद्रोह मुख्यतः भारतीय मुसलमानों का उन तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह था जो दिल्ली के बजाय गौर और गजनी से प्रेरणा पाते थे, उनके डायरेक्शन में चलते थे। इन्होंने कुलीनता के सिद्धांत के बजाय प्रतिभा को अधिक महत्व दिया। खिलजी शासकों ने, खासकर अलाउद्दीन ने, राजनीति को धर्म से पृथक रखने का प्रयास भी किया। इन सभी कारणों से खिलजियों द्वारा सत्ता पर नियंत्रण केवल एक वंश से दूसरे वंश का बदलाव नहीं रहा, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इन्हीं सभी परिवर्तनों के आधार पर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी संबोधित किया। अब आपको हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। उसका शासन 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज था, जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण कर ली। इसने बलबन के शासनकाल में एक अच्छे सेना नायक रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था और इस मुकाबले के पश्चात उसने सफलता भी प्राप्त की थी। 13 जून 1290 ईस्वी को कैकूब बाग निर्मित किलोखोरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया और सुल्तान बन गया। जब वह सुल्तान बना तो उसके उम्र करीब 70 वर्ष थी, जिसकी झलक उसके शासन में भी दिखाई देती है। क्षेत्रीय प्रसार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी के पास न तो कोई इच्छा शक्ति थी
और न ही किसी प्रकार का संसाधन। उसके 6 वर्ष के शासन को सुल्तान की नीतियों तथा उसके समर्थकों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के आंतरिक कलह ने मानो जकड़ लिया था। जलालुद्दीन का राजवंश से कोई संबंध नहीं था और दिल्ली की जनता, जो एक लंबे समय से इनके पूर्व के शासकों के शासन से बहुत ही परेशान थी, जलालुद्दीन और अन्य के शासन करने के अधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इनके शासन में जनता नहीं रहना चाहती थी। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत को उस समय जलालुद्दीन जैसे उदार शासक की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक कठोर और अनुशासन प्रिय शासक की जरूरत थी। जलालुद्दीन की नीति तुर्की सरदारों एवं बलबन के संबंधियों के प्रति संतुष्ट करने की थी, जो जिस पद पर था उसे बना रहने दिया। साम्राज्य विस्तार में भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसके दरमियान कोई साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सका। उसका अभियान विफल रहा और मंगोलों के साथ उसने संधि कर ली। इलबरी सामंतों को हटाने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। इन सभी कठिनाइयों का समाधान सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या के रूप में हुई। अली गुरुवत ने जलालुद्दीन को कड़ा बुलाकर धोखे से उसकी निर्मम हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की उदारता और मानवता के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। उसने भयभीत करने के सिद्धांत को अपने शासन संचालन का आधार बनाया। इस सिद्धांत को अमीरों तथा आम जनता पर भी एक समान लागू किया। उसने बलबन के गुप्तचर विभाग को पुनः चालू किया, जो उसे सभी षड्यंत्रों या साजिशों की सूचना दिया करते थे। उसके सामने कई चुनौतियां आई। जलाली अमीरों तथा जलालुद्दीन परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने आप को सुरक्षित रखना, उत्तर पश्चिम में मंगोल का आक्रमण का भय, रणथंबोर और चित्तौड़ जैसे शक्तिशाली राज्यों का राजपूताना में उदय, सल्तनत में प्रशासनिक और आर्थिक आधारों को मजबूत करना तथा उलेमाओं और अमीरों को महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना, और साथ ही साथ साम्राज्य का विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी अनिवार्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्न काम किए। अमीरों को एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी लगा दी। एक जगह से दूसरे लोग आपस में नहीं मिल सकते थे, किसी विषय वस्तु पर वार्तालाप नहीं कर सकते थे। आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी उन्हें सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। जो अमीर लोग थे वो एक परिवार को दूसरे परिवार में विवाह करने के लिए भी सुल्तान की अनुमति की आवश्यकता थी। सभी पुण्यार्थ जमीनें अर्थात इनाम और वक्त को दी गई जमीन जब्त कर ली गई। मदिरा पान पर भी पाबंदी लगा दी गई और इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कठोर से कठोर दंड दिए गए। शासक बनने के साथ अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय किए। अलाउद्दीन के पुराने सामंतों को हटाकर अपने समर्थकों को बड़े पद पर प्रदान किए। साथ ही साथ बड़े पदों पर तुर्कों का एकाधिकार को समाप्त करके भारतीय मुसलमानों को प्रभावशाली प्रशासनिक पद प्रदान किए। अलाउद्दीन की हिंदू राजाओं की भी सेवा प्राप्त की। अतः सत्ता पर तुर्कों का एकाधिकार उसने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और अलाउद्दीन के जो तुर्क का जो शासन था उसको विघटित कर अपना एकाधिकार शासन स्थापित कर लिया। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का व्याख्यान बंद करता हूँ। अगली बार फिर दूसरे विषयों पर इसी के संदर्भ में आप लोगों से रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।